Hey guys, welcome back to my channel Physiosaurus. In this today's video, I'm going to talk about the orthopedic assessment. Okay, और orthopedic assessment में भी specifically हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पेशेंट का हिस्ट्री में कौन कौन से सवाल पूछा जाता है और उसका डाटा में क्या क्या चीज लिखा जाता है। ओके, तो ये मेरा ऑर्थोपेडिक असेसमेंट पेशेंट हिस्ट्री पे ही दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने यहां तक फिनिश करा था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के इस वीडियो में। बट बिफोर दैट, ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के ऊपर एक स्पेसिफिकली मैंने बहुत ही डिटेल्ड में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा। ऑल राइट, सो नाउ you can watch that video, but this video is strictly related to the history of the patient. Okay, so the next question is the pain associated with rest, activity, certain posture, visceral function और टाइम ऑफ द डे, मतलब कब होता है। तो अब पेन किससे रिलेटेड है, मतलब जब रेस्ट कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है, कोई खास एक्टिविटी कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है, एक सर्टेन पोस्चर में जब आप बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं, ठीक है, उसमें दर्द हो रहा है, या विसरल फंक्शन से एसोसिएटेड है, और दिन में कब दर्द हो रहा है। अब इसका एक मीनिंग अगर निकाला जाए तो एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं। सो पेन ऑन एक्टिविटी दैट डिक्रीजेस विद रेस्ट यूजुअली इंडिकेट्स अ मैकेनिकल प्रॉब्लम सच एज अडीजन। तो क्या हो रहा है, आप अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके कारण अगर दर्द हो रहा हो, और जब आप रेस्ट करते हैं तो दर्द डिक्रीज हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि एडहीजन। ओके, अगर मॉर्निंग पेन स्टिफनेस है जो कि एक्टिविटी के साथ साथ इंप्रूव होता चला जाता है, यानी कि स्टिफनेस डिक्रीज होता चला जाता है, ओके, तो इसका मतलब है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है कहीं ना कहीं, साथ ही साथ इडीमा है विच डिक्रीजेस विद मोशन। आप जितना मोशन करेंगे उसके साथ साथ वो डिक्रीज होता चला जाएगा। पेन as the day progresses usually indicates increased congestion in a joint। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जा रहा है, डे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, तारीख पे तारीख आता चला जा रहा है, वैसे वैसे अगर आपका दर्द बढ़ता चला जा रहा है, सो दैट मीन्स इट, ये कहीं ना कहीं जॉइंट में किसी तरह का कंजेशन है, ये इंडिकेट कर रहा है। The next point is pain at rest and pain that worse at the beginning of the activity than at the end implies acute inflammation। तो कहीं ना कहीं आपको acute inflammation है अगर दर्द रेस्ट में होने के बाद भी अगर कर रहा है, साथ ही साथ आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके बिगिनिंग में ज्यादा दर्द होता है, और जब आप काम खत्म कर लेते हैं तो आपको दर्द कम होता है। इन कंपैरेटिव कंपैरिजन की एक बात कर रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। Now the next point is pain not affected by the rest or activity usually indicates bone pain। अब एक्टिविटी करिए आप, चाहे रेस्ट करिए, फिर भी अगर लगातार दर्द हुए जा रहा है, so दैट कहीं ना कहीं इंडिकेट्स बोन पेन। एंड इट कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू सिस्टमिक डिसऑर्डर सच एज कैंसर या फिर विसरल डिजीज। तो कहीं ना कहीं सिस्टमिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज chronic pain refers to multiple factors such as fatigue or certain posture or activities। तो chronic pain जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, सर्टेन पोस्चर पे डिपेंड करता है, आपका फटीग के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें। डिपेंडेंसी वुडंट बी द राइट वर्ड, वो बेसिकली कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि कुछ एक सर्टेन पोस्चर या फटीग है कहीं ना कहीं। ओके, तो ये सारी चीजों को वो इंडिकेट करता है, रेफर करता है। नाउ इफ पेन अकर्स एट नाइट, हाउ डज पेशेंट लाई इन बेड, सुपाइन ऑन द साइड और प्रोन। अगर रात में दर्द हो रहा है तो पेशेंट कैसे सोते हैं बेड पे, सुपाइन पोजीशन में, साइड लाइन या फिर प्रोन लाइन में। क्या सोने से पेन पे कोई असर हो रहा है, दर्द बढ़ रहा है, घट रहा है, या उतना ही है। ओके, नाउ अनकंट्रोल्ड पेन इन द नाइट में इंडिकेट सीरियस पैथोलॉजी जैसे कि ट्यूमर। रात में अनकंट्रोल्ड पेन अगर हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ सीरियस पैथोलॉजी है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्यूमर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट रेयरली अफेक्ट्स विसरल पेन। ठीक है, अगर मान लो कि विसरल पेन है, ओके, विसरा के डिसफंक्शन के कारण, ओके, बेसिकली विजुअल इन्वॉल्वमेंट है उसके कारण अगर दर्द है, तो उसमें मूवमेंट का कोई बहुत बड़ा जो एक क्या बोलते हैं रिलेशन है, वो ऐसा कुछ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल मूवमेंट कंप्रेस कर रहा हो या स्ट्रेस कर रहा हो, सॉरी स्ट्रेच कर रहा हो उस खास स्ट्रक्चर को। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिम्टम्स ऑफ पेरिफेरल नर्व इंट्रैपमेंट जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम एंड थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम
टेंड्स टू वर्स एट नाइट। तो कुछ सिम्टम्स जो पेरिफेरल नर्व इंट्रैक्टमेंट के हो गए या फिर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के हो गए, तो ये सारी इसके सिम्टम्स जो हैं वो रात में वर्स हो जाते हैं, यानी और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, नाउ पेन एंड क्रैम्पिंग विद प्रोलॉन्ग वॉकिंग मे इंडिकेट लंबर स्टेनोसिस। ओके, पे दर्द होना, क्रैम्प्स आना विद प्रोलॉन्ग वॉकिंग, यानी कि अब जब ज्यादा देर तक चलते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं it could be due to lumbar stenosis, okay, और vascular problem, यानी कि blood vessels का कहीं ना कहीं there could be a problem. IVD pain, intervertebral disc pain, is elevated by sitting and bending forward. IVD का अगर दर्द होगा तो वो बढ़ जाएगा जब आप बैठेंगे या आगे की ओर झुकेंगे। The next point is, अगर मान लो कि facet joint pain है, okay, so now if there is a facet joint pain, so it is often relieved by sitting and bending forward। यानी कि facet joint का जो पेन होगा वो बैठने से साथ ही साथ आगे झुकने से वो जो दर्द है वो घटेगा, और एक्सटेंशन करने से और रोटेशन करने से जो दर्द है वो बढ़ेगा इन द केस ऑफ facet joint pain। Now the next point, फोम पिलो। ओके, फोम पिलो या टू मेनी पिलोज या फिर टू सॉफ्ट पिलो या फिर improperly positioned पिलो often causes more problems for people with cervical disorder। अब ऐसे लोग जिनमें सर्वाइकल का डिसऑर्डर है, अगर वो फोम पिलो का यूज करेंगे या बहुत ज्यादा पिलो का यूज करेंगे, ओके, या बहुत सॉफ्ट पिलो का यूज करेंगे या गलत तरीके से अगर तकिया का प्लेसमेंट करेंगे अपने सर के नीचे, तो जिसके कारण जो सर्वाइकल डिसऑर्डर है वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ पेन इज एग्जिबिटेड। अब अगर मान लो नर्व पेन होगा तो वो एक तरह का शार्प, ब्राइट और बर्निंग पेन होगा, और वो नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग ही वो पेन होगा। अगर बोनी पेन होगा सो दैट विल बी डीप एंड लोकलाइज्ड, मतलब एक खास जगह पे दर्द होगा। ओके, सो दैट वुड नॉट बी लाइक, ऐसा पेशेंट नहीं बोलेगा कि पूरे शोल्डर में दर्द हो रहा है, वो बताएगा कि हाँ इस जगह पे इस पॉइंट पे दर्द हो रहा है। ओके, नाउ इफ देयर इज वैस्कुलर पेन सो दैट विल बी डिफ्यूज्ड, ओके, एंड पुअरली लोकलाइज्ड, इतना लोकलाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, एक तरह से जनरलाइज्ड पेन होगा, यानी कि वो आपको ऐसा बोलेगा कि पूरा कंधे में दर्द हो रहा है। ओके, आपको एक खास एक ऐसा पिन पॉइंट लोकेशन वो नहीं बता पाएगा। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू अदर एरियाज ऑफ बॉडी। ओके, शोल्डर से एल्बो, एल्बो से हैंड, ये सारी चीजें। The next one is muscle pain. Now, muscle pain is basically hard to localize and it is dull kind of pain. And it is often elevated by injury and may referred to other areas. Okay, तो कभी भी इंजरी होगा उसके कारण एलिवेट कर जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ अदर एरियाज पे भी ये रेफर कर सकता है। Now, if the muscle is injured, when muscle contracts or is stretched, pain will increase। अब मान लो कि कोई एक ऐसा मसल है जिसका इंजरी हो गया, तो पेन का अगर कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, यानी कि पेशेंट को बोलेंगे कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, या मसल को अगर स्ट्रेच करेंगे तो दर्द जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट वन इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी पेन। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जैसे कि जॉइंट का कैप्सूल हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, बर्सा हो गया। ठीक है, सो दे शो पेन सिमिलर टू मसल पेन एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम मसल पेन इन रेस्टिंग स्टेट। अब मान लो कि किसी को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुआ है, ठीक है, तो अगर पेशेंट रेस्टिंग स्टेट में है तो ये डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि उसको मसल पेन हो रहा है या फिर सॉफ्ट टिश्यू का इंजुरी के कारण वो पेन हो रहा है। ओके, now pain in soft tissue injury increases when structures are stretched or pinched। अगर सॉफ्ट टिश्यू का इंजरी हुआ है तो वो बढ़ेगा अगर स्ट्रक्चर को स्ट्रेच किया जाए या फिर पिंच किया जाए। नेक्स्ट वन इज सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन इज सीवियर और क्रॉनिक aching पेन दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द इंजरी। तो वो इंजरी के साथ बड़ा इनकंसिस्टेंट होता है या फिर पैथोलॉजी के साथ बड़ा इनकंसिस्टेंट होता है टू स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, अगर आप एग्जामिन करेंगे तो आप पाएंगे कि सोमैटिक पेन को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन मूवमेंट या एक सर्टेन पोजीशन ऐसे आप पेशेंट को बोलेंगे करने से, तो उसका क्या होगा, दर्द बढ़ जाएगा। But if you will talk about the visceral pain, it cannot be reproduced. Okay. Now, the next question is, what type of sensation does the patient feel? कैसा sensation patient को feel हो रहा है? अगर मान लो कि प्रॉब्लम बोन में है तो बहुत कम
पेन रेडिएशन होता है, बिकॉज दैट इज वेरी लोकलाइज्ड। ओके, अगर नर्व का इशू है तो अगर आप नर्व रूट के ऊपर अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं, सो दैट विल बी रेडिएटिंग पेन। अगर आप नर्व ट्रंक के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो देयर विल बी नो पेन, बट पैरेस्थीसिया या फिर टिंगलिंग सेंसेशन ये आपको पेशेंट बताएगा। ओके, now the next question is, does joint symptoms shows locking, unlocking, short sudden pain जिसको twinges भी कहते हैं, instability या फिर giving away, तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ये सारे जॉइंट के सिम्टम है। अब ये लॉकिंग का क्या मतलब होता है? लॉकिंग का ये मतलब है कि जॉइंट कैन नॉट बी फुल्ली एक्सटेंडेड, मतलब फ्लेक्शन तो हो गया, पूरा एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है। या कई बार क्या होता है कि जॉइंट मूव ही नहीं करता। नेक्स्ट टर्म है हमारा स्यूडो लॉकिंग। नाउ व्हाट इज स्यूडो लॉकिंग? स्यूडो लॉकिंग मींस जॉइंट एक्सटेंड्स वन टाइम एंड डजंट फ्लेक्स द नेक्स्ट टाइम। कभी एक बार एक्सटेंशन में चला गया और अगली बार वो फ्लेक्स ही नहीं हो रहा, सो दैट इज स्यूडो लॉकिंग। लॉकिंग मींस, लॉकिंग का अब क्या मतलब है, ठीक है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही लॉकिंग को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, सो लॉकिंग मींस जॉइंट डोंट हैव फुल रेंज ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ मसल स्पाज्म। इट कुड, देखो अब क्या है कि लॉकिंग कुड बी ड्यू टू मसल स्पाज्म, या फिर मूवमेंट इतना ना जल्दी हुआ कि जॉइंट एक तरह से बेसिकली लॉक कर गया। ओके, तो अगर मसल स्पाज्म की वजह से अगर जॉइंट में लॉकिंग आ रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज स्पाज्म लॉकिंग। ओके, एंड इन जॉइंट लॉकिंग जॉइंट डोंट हैव फुल रेंज ऑफ मोशन, कभी भी पूरा रेंज ऑफ मोशन नहीं होगा। ओके, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ मसल स्पाज्म और द मूवमेंट वेर टू फास्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज गिविंग अवे। ओके, द थर्ड वन इज गिविंग अवे। इट इज ड्यू टू मसल वीकनेस, जिसमें कि वेट बेरिंग पोजीशन में आप देखेंगे कि लिम्ब का बकल हो रहा है। ओके, सो दिस इज इट। द नेक्स्ट वन इज लैक्सिटी या फिर हाइपर मोबिलिटी, दैट मींस एक्सेसिव रेंज ऑफ मोशन। ओके, सो पेशेंट क्या है, पेशेंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल द रेंज ऑफ मोशन। ओके, सो दैट इज लैक्सिटी। नेक्स्ट वन इज इंस्टेबिलिटी। अब इंस्टेबिलिटी में दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांजिशनल और एक होता है एनाटॉमिकल इंस्टेबिलिटी। ट्रांजिशनल इंस्टेबिलिटी मींस देयर विल बी लॉस ऑफ ऑर्थोकाइनेमेटिक कंट्रोल। अब ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट कौन कौन से होते हैं? ग्लाइडिंग, ओके, स्लाइडिंग, सॉरी ग्लाइडिंग स्लाइडिंग तो एक ही हो गया। उसके बाद आता है हमारा रोलिंग। ओके, रोलिंग के बाद आता है हमारा स्पिनिंग, एंड देन देयर इज ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन। ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन। Now I have made a separate video for orthokinetic versus osteokinetic movement, जहां पे मैंने इन सभी को डिस्क्राइब करा है, where I have described every single thing. Okay, so you can get the link of that video, okay, from my description box. All right. तो ट्रांजिशनल इंस्टेबिलिटी में क्या होगा कि ये पांचों जो मूवमेंट है, ये बेसिकली ऑर्थोकाइनेमेटिक कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पैथोलॉजिकल और मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज एनाटॉमिकल इंस्टेबिलिटी, जिसका एग्जांपल है हमारा सबलक्सेशन या फिर डिसलोकेशन। नाउ दिस बोथ टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी इट कैन बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मींस दैट इज इनिशिएटेड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, तो उस वक्त आपको इंस्टेबिलिटी दिखेगी, पेशेंट का जो जॉइंट है वो स्टेबल नहीं मिलेगा। या फिर इट कुड बी इनवॉलंटरी इंस्टेबिलिटी विच इज ड्यू टू पोजिशनिंग। आप पेशेंट को बोलेंगे कि शोल्डर को एक खास पर्टिकुलर पोजीशन में रखेंगे, रखने के लिए, तो जैसे ही उस खास पर्टिकुलर पोजीशन में आप रखने के लिए बोलेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि जॉइंट इज नॉट स्टेबल। ओके, और ये जो दोनों टाइप था इंस्टेबिलिटी का, दैट इज ट्रांजिशनल और एनाटॉमिकल, ये दोनों के दोनों आपके वॉलंटरी में भी आ सकते हैं, इनवॉलंटरी में भी आ सकते हैं। ऑलराइट, नाउ हियर इज अ थिंग which I have written as a note. Injury to structure on one side of joint leading to instability can cause injury to structure on the other side or part of the joint, especially if mechanism of injury is trauma. तो अगर मान लो कि mechanism of injury अगर trauma है, trauma के कारण कोई एक खास इंजरी हुआ है और जिसमें कि एक साइड का जॉइंट का इंजरी हुआ है, बेसिकली एक साइड के जॉइंट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसका इंजरी हुआ है और उसके कारण इंस्टेबिलिटी हुआ है। ओके, तो उसके कारण जो जॉइंट के जो दूसरा साइड है वो भी अफेक्ट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है तो इसके कारण
पोस्टीरियर कैप्सूल का भी इंजरी हो सकता है। सो यू नीड टू नो अबाउट दिस। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनर होते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उन्हें इस चीज का जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ इसलिए वो दोनों चीजों को, दोनों एस्पेक्ट से वो चीजों को एग्जामिन करें और दोनों एस्पेक्ट से वो चीजों को हिस्ट्री के तौर पे नोट डाउन करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हैज द पेशेंट एक्सपीरियंस्ड एनी बायलेटरल स्पाइनल कॉर्ड सिम्टम, जैसे कि फेंटिंग या फिर ड्रॉप अटैक। उसमें क्या क्या चीज पूछेंगे? ब्लैडर का फंक्शन नॉर्मल है या नहीं, वर्टिगो है या नहीं, इज देयर एनी सैडल इन्वॉल्वमेंट। नाउ व्हाट इज सैडल इन्वॉल्वमेंट? सैडल इन्वॉल्वमेंट मीन्स abnormal sensation in perianal region या फिर buttocks और superior aspect of posterior thigh। तो यहाँ पे कोई abnormal sensation तो नहीं है। ओके, now what is drop attack? Drop attack means patient suddenly falls without warning or provocation but remains conscious। patient conscious तो है but अचानक से गिर जाता है बिना कोई warning दिए हुए, so that is drop attack। The next question is, are there any changes in color of limb? अब इस्चेमिक चेंजेस होते हैं बहुत सारे, जैसे कि वाइट या ब्रिटल हो जाना, स्किन का ब्रिटल हो जाना, स्किन का वाइटिश हो जाना, हेयर का लॉस हो जाना, एबनॉर्मल नेल हो जाना फुट में और हैंड में। ये सारी चीजें क्या है? चेंजेस हैं। ओके, नाउ कंडीशन सच एज रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी विच इज बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्व रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा। तो अगर कहीं ट्रॉमा हुआ है तो उस ट्रॉमा का जो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होगा uh, किस कंडीशन में? सो द कंडीशन नेम इज रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी। ओके, सो इट कैन कॉज सिम्टम्स सेम एज सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स सच एज रेनॉल्ड्स डिजीज। ओके, सो दिस इज द थिंग। द नेक्स्ट वन इज, हैज द पेशेंट बीन एक्सपीरियंसिंग एनी लाइफ और इकोनॉमिक स्ट्रेस। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस के कारण भी जो सिम्टम्स है, जो प्रॉब्लम्स है, वो बड़ी नजर आती हैं और वो अफेक्ट करता है असेसमेंट को भी, साथ ही साथ ट्रीटमेंट को भी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछना है? इसमें पूछना है कि सपोर्ट सिस्टम क्या है। यानी कि जो भी पेशेंट है उसके फादर मदर, जो भी एक ऐसा पर्सन हर एक के लाइफ में होना चाहिए जहां आप प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? ठीक है, कोई कल्चरल इश्यूज तो नहीं है, या फिर पेशेंट के पास एक इजीली एक्सेसिबल लिविंग एनवायरनमेंट है या नहीं। अब जैसे कि पेशेंट अगर चल नहीं पा रहा है तो उसके पास व्हीलचेयर है या नहीं। कई बार क्या होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर हिस्टीरिया के कारण सिम्टम्स या फिर पेन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग साइकोजेनिक पेन भी बोलते हैं। ओके, नाउ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आर येलो फ्लैग्स दैट ऑल्टर बोथ असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है कि स्ट्रेस के कारण क्या क्या चीजें हो सकती है। एक्स एंड पेन, एंजाइटी, चेंज एपेटाइट, क्रॉनिक फटीग, difficulty in concentration, difficulty in sleeping, irritability and impatience, loss of interest and enjoyment in life, muscle tension या फिर headache, sweaty hands, trembling, withdrawal, ये सारी चीजें। एक और चीज यहाँ पे था, यहाँ पे बेसिकली कि कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और उस कारण से किस तरह का दर्द होगा। ठीक है, तो उसका एक चार्ट था। इफ यू वांट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, मतलब एक समझा दे रहा हूँ कि अगर मान लो if muscle is damaged, so if muscle is damaged then the pain will be of cramping, dull and aching। अगर लिगामेंट या जॉइंट कैप्सूल अगर डैमेज हुआ है तो पेन का जो डिस्क्रिप्शन है वो एकिंग एंड डल होगा। अगर नर्व रूट डैमेज हुआ है तो शार्प शूटिंग पेन होगा। तो ये सारी चीज है। You can just take a screenshot of this chart. All right. Now let's move on to another question. Another question is, does patient have any chronic or serious systemic illness or adverse social habit जैसे कि alcohol, smoking, etc. that may influence pathology or treatment? ठीक है, तो कोई एक सीरियस सिस्टमिक इलनेस तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा सोशल हैबिट तो नहीं है जैसे कि शराब पीना या स्मोकिंग, ये सारी चीजें, क्योंकि ये पैथोलॉजी को भी अफेक्ट करेगा और साथ ही साथ ट्रीटमेंट को भी अफेक्ट करेगा। पैथोलॉजी को अफेक्ट करेगा तो जो साइन और सिम्टम्स है वो कॉम्प्लिकेशंस का रूप ले लेंगे, और जो ट्रीटमेंट को अगर अफेक्ट करेगा तो वो चीजें कभी ठीक नहीं होगी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनीवन इन फैमिली और एनी डेवलपमेंटल हिस्ट्री दैट मे बी रिलेटेड सच एज ट्यूमर, अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, एलर्जीज एंड कॉन्जेनाइटल एनोमलीज। बेसिकली जेनेटिक के बारे में बात हो रही है कि घर भर में ऐसा कोई तो नहीं है। किसी तरह का एक्सरे या अदर इमेजिंग टेक्निक
जो हो चुका है और पेशेंट के पास अवेलेबल है, तो वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। The next question is, has the patient been receiving analgesic, steroid or any other medication? If so, for how long? क्या है कि क्या पेशेंट एनाल्जेसिक कोई दवाई ले रहा है, स्टेरॉइड कोई ले रहा है, या कोई अलग तरह का मेडिकेशन ले रहा है? अगर ले रहा है तो कितने टाइम से ले रहा है? अब यहाँ पे भी कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे कि स्टेरॉइड का अगर ज्यादा डोज अगर लंबे समय तक लिया जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसा प्रॉब्लम्स हो सकता है। ऑलराइट ना, एंटीकोएगुलेंट्स अगर ज्यादा दिन तक लिया जा रहा है, सो दैट इंक्रीज द चांस ऑफ ब्रूजिंग और हेम आर्थरोसिस। ठीक है, क्योंकि क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑलराइट, इसमें कुछ और बातें भी जानना जरूरी है कि कितने लंबे टाइम से पेशेंट जो है वो मेडिकेशन ले रहा है, क्या मेडिकेशन काम किया। ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज पेशेंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ सर्जरी और पास्ट या फिर प्रेजेंट इलनेस? क्या सर्जरी का कोई हिस्ट्री है, या फिर कोई और पास्ट या फिर कोई और तरह का इलनेस का कुछ इंजरी, सॉरी कुछ हिस्ट्री। तो वहां पे क्या है, अगर मान लो सर्जरी का अगर कुछ हिस्ट्री है तो कौन सा कंडीशन ट्रीट किया जा रहा था, या कौन सा इलनेस प्रेजेंट था। अगर ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुआ है, तो किस जगह पे हुआ है। क्या पेशेंट कभी हॉस्पिटलाइज हुआ है, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। किसी भी तरह का हेल्थ कंडीशन है जैसे कि हाई बीपी या हार्ट या सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स या फिर सिस्टमिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज। ठीक है, इन सभी चीजों को नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें हीलिंग को अफेक्ट करेगी, एक्सरसाइज को अफेक्ट करेगा, साथ ही साथ फंक्शनल एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज इट, दिस इज वेयर द वीडियो एंड्स। ओके, ये है पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर बैचमेट्स।